हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे पॉलीसेक्राइड्स का कल मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था कि इसमें हंड्रेड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स जो हैं कंबाइन होते हैं तो हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। ठीक है, तो सेक्राइड टर्म की जो है बच्चों को फिर से कन्फ्यूज़न हो रही थी। ये जो सेक्राइड टर्म है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है जिसका मतलब होता है शुगर। ठीक है, और शुगर जो है मोस्टली जो है सारी क्या होती हैं, स्वीट इन टेस्ट होती हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास जो ये कार्बोहाइड्रेट या फिर मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड हैं, इनका जो टेस्ट है वो स्वीट होता है। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक जैसे स्वीट होंगे, इनकी जो स्वीटनेस है वो वेरी करती है। कुछ एक बहुत मीठे हैं, कुछ एक जो हैं थोड़े कम मीठे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, हमारे पास जो शुगर कॉमनली घर में जो चीनी हम यूज़ करते हैं वो कितनी ज़्यादा स्वीट है। ठीक है, उसी के साथ अगर हम बात करें किसकी, मिल्क की, दूध की बात करें, दूध ना तो बहुत एक्सेस में मीठा होता है ना वो कड़वा टाइप का, लेकिन थोड़ी थोड़ी मिठास दूध में भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से दूध में अब क्या है, लैक्टोज है। ठीक है, तो दूसरी वाली शुगर में माल्टोज है। हनी की बात करें, हनी आपने सबने नेचुरली खाया है, हनी भी कितना ज़्यादा मीठा होता है। हनी में क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनमें स्वीटनिंग एजेंट ज़रूर प्रेजेंट होता है। अब जो स्वीटनेस जो है वो मैटर करती है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, वो तो अलग अलग होगी। लेकिन जो सेक्राइड टर्म है इसका मीनिंग शुगर है। शुगर जो है स्वीट नेचर के होते हैं और जितने भी हमारे पास सेक्राइड्स वाले या कार्बोहाइड्रेट हैं वो थोड़ी बहुत स्वीटनेस शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पॉलीसेक्राइड की दो टाइप्स करवा दी थी, होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेटेरोपॉलीसेक्राइड। अब नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसकी, पॉलीसेक्राइड्स की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन के बेसिस पे पॉलीसेक्राइड्स को डिफरेंटली क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, अब कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, एक हमारे पास आ जाएंगे फूड स्टोरिंग पॉलीसेक्राइड, एक हमारे पास आ जाएंगे स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। फूड स्टोरिंग मतलब जो फूड स्टोर करने में रोल प्ले करते हैं, और जो स्ट्रक्चरल मतलब वो जो स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी चीज़ का, ऑर्गेनिज्म का ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। फूड स्टोरिंग की बात करें तो हमारे पास दो तरह के आते हैं, एक आ जाएगा हमारे पास स्टार्च, एक आ जाएगा ग्लाइकोजन। ठीक है, ये अपने अंदर फूड स्टोर करके रखते हैं। एक्चुअल में होता क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो चीज़ भी खाते हैं कुछ एक यूटिलाइज हो जाती है, कुछ एक जो है वो फर्दर नेक्स्ट कुछ टाइम के लिए स्टोर करी जाती है कि अगर कोई ऐसी कंडीशंस आ जाएं कि फूड अवेलेबल ना हो तो उस टाइम पे यूज़ किया जाए। ठीक है, तो इसलिए फूड स्टोर होता है हमारी बॉडी में भी, प्लांट्स की बॉडी में भी नेचुरली स्टोर होता है। ठीक है, स्टार्च और ग्लाइकोजन की फॉर्म में। स्टार्च क्या है, एक ऐसा पॉलीसेक्राइड जो बनता है किसकी कॉम्बिनेशन से, ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन से, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन से। तो मतलब ये क्या हुआ, होमोपॉलीसेक्राइड है, होमोपॉलीसेक्राइड है। ठीक है, और एक्ट करता है एज अ रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट्स। ठीक है, उसी तरह ग्लाइकोजन भी होमोपॉलीसेक्राइड है, मतलब ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन से बनता है और रिजर्व फूड मटेरियल होता है किसमें, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में। ठीक है, स्टार्च और ग्लाइकोजन में यही डिफरेंस है, एक जो है प्लांट्स में रिजर्व फूड मटेरियल है, एक हमारे पास एनिमल्स में रिजर्व फूड मटेरियल है। ठीक है, फूड स्टोरेज के बेसिस पे यही आ गया। देन है स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, मतलब जो फॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रही हूँ जिसमें प्लांट्स भी आएंगे, जिसमें एनिमल्स भी आएंगे। अब देखो, सबसे पहला सेलुलोज तो आपको पता है सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है, तो सेलुलोज की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है क्या, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, और सेलुलोज अगर आपको याद हो, कल मैंने सेलुलोज भी बताया था क्या है हमारे पास, होमोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड का मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन से बनता है, बाकी इसमें और कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो सेलुलोज सेल वॉल बनाने में रोल प्ले करेगा। काइटिन जो है, काइटिन अगर आपको याद हो तो काइटिन भी मैंने बताया था ये हेटेरोपॉलीसेक्राइड है, ये होमोपॉलीसेक्राइड नहीं है, ये डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड की कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, और काइटिन जो है सेल वॉल बनाता है किसमें, फंजाई में। देखो ये चीज़ आपको याद ज़रूर रखनी है, काइटिन और पेप्टिडोग्लाइकन, ये कई बार नीट में पूछा जाता है कि काइटिन जो है वो किसकी कंपोजिशन है, किस वाले की सेल वॉल बनाता है, पेप्टिडोग्लाइकन किसकी बनाता है, क्योंकि नॉर्मली प्लांट्स में तो सेलुलोज होता है, काइटिन आपने याद रखना है फंजाई में। उसी तरह पेप्टिडोग्लाइकन जो है ये भी हेटेरोपॉलीसेक्राइड है, और ये किसकी बनाता है सेल वॉल, प्रोकैरियोट्स की, या फिर आप बोल सकते हो बैक्टीरियल सेल की, बैक्टीरिया की या प्रोकैरियोट्स की। ठीक है, तो कल मैंने एक और चीज़ हेमी सेलुलोज भी बताया था, यहाँ पे आप हेमी सेलुलोज भी लिख सकते हो, वो प्लांट्स की सेल वॉल बनाता है। ठीक है, तो हमारे पास उसके बाद हमारे पास आ जाएगा केराटिन सल्फेट। केराटिन सल्फेट जो है वो क्या बनाता है, केराटिन प्रोटीन बनाता है जो एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, हमारे नेल्स में होती है, हमारे हेयर्स में होती है केराटिन प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स हैं, याद आपको रखने। प्लांट्स की बात करें उसमें आएगा सेलुलोज, हेमी सेलुलोज,
काइटिन और पेप्टिडोग्लाइकन। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में हमारे पास केराटिन प्रोटीन आती है, जो हमारे हेयर्स में होती है और हमारे स्किन में भी होती है, नेल्स में भी होती है। अच्छा, आपको मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे बताना जहाँ से भी सर्च करके कि हमारी पूरी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, हेड टू टो अगर हम देखें, ध्यान से देखें, छोटे या बड़े हेयर्स तो ज़रूर होते हैं, लेकिन दो ऐसे रीजन्स हैं, एक हमारे हैंड की पाम, हाथ के अंदर वाला हिस्सा, और हमारे फुट का जो सोल होता है, पाँव का नीचे वाला हिस्सा, उसमें एक ज़रा भी हेयर्स नहीं होते, एक ज़रा बाल नहीं होते। बाकी आप बॉडी का कोई भी रीजन देखो, आपको बाल दिखेंगे। ये दो ऐसे रीजन हैं जिनमें बिल्कुल हेयर्स नहीं होते। आप मुझे इसके पीछे जो फैक्ट है, जो लॉजिक है, वो बताना कि ऐसा क्यों होता है कि इसमें हमें हेयर्स नहीं दिखते। ठीक है, अगर आपको ये फैक्ट नहीं मिला तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आप पहले ढूंढने की कोशिश करना कि दो रीजन्स में हेयर्स क्यों नहीं होते। बाकी पूरी बॉडी में जो है हेयर्स होते हैं, छोटे बड़े मोटे घने वो अलग चीज़ है, लेकिन होते ज़रूर है। ठीक है, होगी यहाँ तक। अब चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब पॉलीसेक्राइड्स ने, अब कार्बोहाइड्रेट्स पे आ जाते हैं जर्नल। देखो, फिजिकली अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखें, मोस्टली कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, और वाटर में अगर डालो तो वो सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं पूरे, और स्वीट इन टेस्ट होते हैं। ठीक है, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, लेकिन जो स्वीटनेस है वो वेरी करती है, कुछ जो है ज़्यादा स्वीटर, कुछ है कम स्वीटर। जैसे कि मोनोसेक्राइड्स ज़्यादा स्वीटर है कंपैरिजन टू डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ठीक है, मोनोसेक्राइड जो है वो ज़्यादा स्वीट होते हैं। ठीक है, ये होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, जो अभी मैंने ऊपर बताया स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, वो एक्ट करता है रिजर्व फूड मटेरियल प्लांट्स और एनिमल्स में। उसके बाद एज एन इंटरमीडिएट मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो एक्ट करते हैं एज एन इंटरमीडिएट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पता है ना, प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, तो उस फोटोसिंथेसिस के दौरान मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो हेल्प करते हैं, या मोनोसेक्राइड्स एक्ट करते हैं एज अ इंटरमीडिएट। उसके बाद राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज, अगर आपको याद हो, मैंने आपको मोनोसेक्राइड्स में जब करवाया था ना, मोनोसेक्राइड में मुझे लगता है 5 कार्बन 5 वाला जो था, हेप्टोज पेंटोज शुगर में राइबोज और डीऑक्सी राइबोज आए थे। मैंने आपको बताया भी था ये एल्डिहाइड के, ये कीटोनिक के, आपको पूरा मैंने बताया हुआ। आप मोनोसेक्राइड वाली वीडियो देख लेना अगर आपको भूल गया हो। तो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज जो है इंटरमीडिएट एक्ट करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हमारा जो डीएनए है ना, डीएनए की फॉर्मेशन में ही एक्ट करते हैं राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। राइबोज जो है आरएनए की फॉर्मेशन में, और जो डीऑक्सीराइबोज है डीएनए की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। तो ये है क्या है, हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं। ठीक है, देन उसके बाद एज अ फ्यूल कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं खुद को ब्रेक कराते हैं, खुद की मतलब ब्रेक डाउन करवाते हैं, और एनर्जी की प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो हमारी बॉडी वर्क करेगी, तो एक्ट करते हैं एज अ फ्यूल। जैसे हम गाड़ियों में डीजल वगैरह डालते हैं तो गाड़ियाँ चलती हैं, उसी तरह कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और हमारी बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी बॉडी वर्क करे। ठीक है, तो यहीं तक है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद अब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम करेंगे न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन्स। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।